तो चलिए, आज हम कक्षा 9 के इतिहास के एक बहुत ही जरूरी अध्याय वन्य समाज और उपनिवेशवाद को समझते हैं। ये सिर्फ एक किताबी कहानी नहीं है, बल्कि ये वो सच्चाई है कि कैसे भारत में ब्रिटिश राज ने जंगलों और वहां रहने वाले लोगों की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जो जंगल कभी जिंदगी का आधार हुआ करते थे, वो आखिर संघर्ष की वजह कैसे बन गए। चलिए इस पूरी कहानी को जानते हैं। अंग्रेजों की पूरी सोच, उनकी पूरी नीति सिर्फ इस एक लाइन में सिमट जाती है: जंगलों को नियंत्रण में लाना और उनसे से ज्यादा मुनाफा कमाना। देखिए, ये सिर्फ पेड़ काटने या लकड़ी बेचने की बात नहीं थी। ये एक पूरे समाज को, उनकी जीवन शैली को अपने कब्जे में लेकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की एक सोची समझी रणनीति थी। तो सवाल उठता है कि अंग्रेजों के आने से पहले की दुनिया आखिर थी कैसी? उस जमाने में जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का झुंड नहीं थे, वो तो लोगों के जीवन का एक अटूट हिस्सा थे। वन समुदायों और जंगलों के बीच एक बहुत ही गहरा, एक सिम्बायोटिक रिश्ता था, जहां दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे। जंगल उनकी पहचान थे, उनकी संस्कृति का हिस्सा थे, उनका घर थे। जरा सोचिए, उस समय जंगल लोगों के लिए क्या कुछ नहीं थे। घर और जहाज बनाने के लिए लकड़ी हो या खेती के लिए औजार बनाने हो, खाना पकाने का ईंधन हो या जानवरों को चराने की जगह, सब कुछ, हर जरूरत जंगल से ही पूरी होती थी। सीधे सीधे कहें तो जंगल ही उनके अस्तित्व की नींव थे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया? इसका जवाब है ब्रिटिश साम्राज्य की कभी न खत्म होने वाली औद्योगिक जरूरतें। यही वो ताकत थी जिसने जंगलों को देखने का नजरिया ही बदल दिया। अब जंगल घर नहीं, बल्कि एक ऐसा संसाधन थे जिनका सिर्फ एक ही मकसद था: मुनाफा कमाना। देखिए, 19वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। उनकी रॉयल नेवी को जहाज बनाने के लिए मजबूत लकड़ी चाहिए थी। भारत में रेलवे लाइनों का जाल बिछ रहा था, जिसके लिए पटरियों और ईंधन के लिए बेहिसाब लकड़ी की जरूरत थी। और इस सारी जरूरत को पूरा करने के लिए उनकी नजर सीधे भारत के घने और विशाल जंगलों पर पड़ी। अच्छा, अब सवाल यह था कि इन विशाल जंगलों पर कब्जा किया कैसे जाए। तो अंग्रेजों ने इसके लिए सबसे कारगर हथियार का इस्तेमाल किया: कानून। उन्होंने कागजों पर ऐसे नियम कायदे बनाए जिन्होंने सदियों से चले आ रहे लोगों के अधिकारों को एक झटके में खत्म कर दिया। सब कुछ कानूनी तौर पर किया गया ताकि कोई उंगली न उठा सके। और इसी सिलसिले में आए दो बड़े कानून, 1865 और 1878 के भारतीय वन अधिनियम। इन कानूनों ने सचमुच सब कुछ बदल दिया। इन्होंने उन लोगों को उनके पारंपरिक हक से बेदखल कर दिया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन जंगलों को ही अपना घर मानते आए थे। इन कानूनों के तहत जंगलों को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। पहले थे आरक्षित वन, यानी सबसे कीमती जंगल जिन पर सरकार का पूरा कब्जा था और गांव वालों का आना जाना तक मना था। दूसरे, संरक्षित वन, जहां कुछ शर्तों के साथ थोड़ी बहुत छूट थी। और तीसरे, ग्राम वन, जहां ग्रामीणों को कुछ सहूलियत दी गई थी। नतीजा, जो सबसे अच्छे जंगल थे वो सीधे अंग्रेजों के हाथ में चले गए। जरा इस बात की गंभीरता को समझिए। जो लोग सदियों से, पीढ़ियों से जंगलों में रह रहे थे, उन्हें सिर्फ एक कानून के जरिए रातों रात अवैध रिवासी बना दिया गया। मतलब अपने ही घर में उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया। उनकी पूरी जीवन शैली ही गैर कानूनी हो गई। तो इन कागजी कानूनों का जमीन पर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? ये सिर्फ नियमों का बदलना नहीं था, ये लोगों के जीवन और उनकी रोजी रोटी पर सीधा हमला था। ये स्लाइड उस कड़वी सच्चाई को दिखाती है, जो कल तक जिंदगी का हिस्सा था वो आज जुर्म बन गया था। पेट भरने के लिए शिकार करना अब अवैध शिकार कहलाने लगा। जरूरत के लिए लकड़ी लाना वो सरकारी चोरी हो गई। मवेशी चराना अब अतिक्रमण था। संक्षेप में कहें तो जीने का हर तरीका ही गैर कानूनी बना दिया गया। अंग्रेजों ने अपनी इस पूरी प्रक्रिया को एक बड़ा फैंसी नाम दिया: वैज्ञानिक वानिकी, यानी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। कहने को तो यह जंगलों के प्रबंधन का एक वैज्ञानिक तरीका था, पर असल में यह सिर्फ और सिर्फ मुनाफे का विज्ञान था। प्राकृतिक जंगलों को साफ करके उनकी जगह सिर्फ व्यावसायिक पेड़ जैसे सागौन या देवदार लगाए गए। इससे जंगलों की जो प्राकृतिक विविधता थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। लेकिन क्या लोगों ने इस अन्याय को चुपचाप बर्दाश्त कर लिया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। तो ये कहानी सिर्फ जुल्म की नहीं है, ये हिम्मत, विद्रोह और प्रतिरोध की भी कहानी है। इतिहास गवाह है कि जगह जगह विद्रोह की आग भड़की,
बस्तर का विद्रोह हो, संथाल विद्रोह हो या फिर कोंडा डोरा आंदोलन, ये सब बड़े जन आंदोलन थे। लोगों ने अपने तरीके से विरोध किया। कहीं जंगलों में आग लगा दी तो कहीं सरकारी गोदामों को लूट लिया और अंग्रेज अफसरों पर भी हमले किए। ये उपनिवेशवाद के खिलाफ एक जबरदस्त प्रतिरोध था। और एक बात और, ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। दुनिया में जहां जहां यूरोपीय उपनिवेशवाद फैला, चाहे वो इंडोनेशिया हो, अफ्रीका हो या वियतनाम, हर जगह जंगलों और वहां के लोगों के साथ लगभग यही कहानी दोहराई गई। जैसे इंडोनेशिया का ही उदाहरण ले लीजिए। वहां डच सरकार ने ब्लांडोंग प्रणाली लागू की। इसके तहत गांव वालों को खेती के लिए थोड़ी जमीन तो दी गई, लेकिन बदले में उनसे जंगलों में पेड़ काटने और नए पेड़ लगवाने का काम जबरदस्ती करवाया जाता था। मतलब तरीके अलग थे, लेकिन मकसद हर जगह एक ही था, शोषण। तो चलिए एक बार फिर से इस पूरे अध्याय की मुख्य बातों को दोहराते हैं। ब्रिटिशों का उद्देश्य क्या था? जंगलों से ज्यादा मुनाफा कमाना। इसका असर क्या हुआ? स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर गहरा संकट आ गया। इसके लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? 1865 और 1878 के वन कानून और वैज्ञानिक वानिकी जैसी प्रणालियां। और इसका जवाब लोगों ने कैसे दिया? बस्तर जैसे बड़े विद्रोहों और प्रतिरोध के जरिए। आज भी जब हम पर्यावरण, विकास और आदिवासियों के अधिकारों पर बात करते हैं, तो ये इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जंगल सिर्फ लकड़ी या जमीन का टुकड़ा नहीं है। वे लोगों के घर हैं, उनकी संस्कृति का हिस्सा हैं, और किसी भी विकास की कीमत उनके अधिकारों को छीन कर नहीं चुकाई जा सकती।